Hello everyone, my name is Jatin and today we will do all basic concepts of probability for both class 11th and 12th. Today we will discuss about the union of events, the intersection of events, the mutually exclusive events, the mutually exhaustive events and about independent events. Okay, इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है. प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम. ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं. फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम को हम और क्या बोलते थे? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस एग्जाम्पल से समझो. मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई. सो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? अब सैंपल स्पेस का मतलब पहले लिखो आप. सैंपल स्पेस का मतलब होता है all the possible outcomes, all the possible outcomes. ठीक है, जिसमें से आपका फेवरेबल इवेंट आएगा उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस. अब इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई में आपका सैंपल स्पेस क्या होने वाला है? सारे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. अब इवन नंबर क्या है आपका? फेवरेबल आउटकम. ये इवेंट आपको चाहिए, तो इसमें से इवन नंबर क्या होगा? 2, 4 एंड 6. तो कितने इवन नंबर आए? फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास? 3. कितने में से, किस में से आए हैं? 6 में से, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है आपका? 6 है पूरे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. ठीक है, फेवरेबल आउटकम 3 है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? 1/2. ठीक है, इतना बेसिक सबने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, क्लास 9th एंड 10th में. ओके, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम. अब क्लास 11th और 12th में हम एडवांस वर्जन पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ इवेंट से. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूनियन ऑफ इवेंट से. यूनियन, अच्छा यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ इवेंट्स, जब भी मैं यूनियन की बात करूंगा ना तो मैं किन्हीं दो इवेंट्स की बात करूंगा. सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो इवेंट्स तो होंगे ही होंगे. यहाँ पे दो इवेंट्स की मैं बात करूंगा. अब यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ए मिल जाए पूरा या तो बी मिल जाए पूरा. ठीक है, दोबारा सुनो. यूनियन का मतलब होता है या तो ए मिल जाए पूरा या बी मिल जाए पूरा. अब इसको हम और क्या क्या कहते हैं? सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या क्या कहते हैं हम इसको? एटलीस्ट ए और बी. ये और शब्द को और वर्ड को ध्यान से देखो, ये और तो होना ही चाहिए. ठीक है, इट शुड बी देयर. एटलीस्ट ए और बी. ओके, या तो हम इसको कहेंगे ईदर ए और बी. ठीक है, ईदर ए और बी. हम इसको यूनियन को ये भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जहां भी आपको ईदर ए और बी, एटलीस्ट ए और बी दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना वो यूनियन की बात कर रहा है. यूनियन की बात कर रहा है. ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ. या ए मिल जाए पूरा या बी मिल जाए. ठीक है, अब समझो इसको डिनोट हम कैसे करते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ए यूनियन बी. ये यू का जो साइन है ना, यही यूनियन का साइन होता है. ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं हम इसको. मैंने बोला कि यहाँ दो इवेंट की बात होगी. ठीक है, तो इवेंट ए को हम कहते हैं इवेंट ए और बी. पहले मैं इसको मिटाता हूँ. इवेंट ए को मैं कहूँगा आउटकम, लेट्स से आउटकम ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5 in a single throw of die. In a single throw of die. ठीक है, ये इवेंट ए है मान लो. ओके, अब इवेंट बी लिखता हूँ क्योंकि दो इवेंट तो लिखने पड़ेंगे ना, दो इवेंट चाहिए हमको. मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर से. इवेंट बी ऊपर लिख रहा हूँ. आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 in a single throw of die. What is the probability of, अब क्वेश्चन क्या बनेगा? What is the probability of getting at least A और B, या getting at least a even number less than 5 और a number less than 4. ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा. तो ध्यान रखना, जहां भी एटलीस्ट और ईदर की बात आ जाए, एटलीस्ट या ईदर वर्ड आपको दिख जाए या और दिख जाए, तो समझ लेना कि यूनियन की बात कर रहा. अब यूनियन का हम डिनोट हम ऐसे करेंगे, ए यूनियन बी. और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, या तो ए मिल जाए पूरा या तो बी मिल जाए पूरा. आपको इवेंट ए से भी दिक्कत नहीं है और आपको इवेंट बी से भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि आपको दोनों इवेंट से दिक्कत नहीं है, तो आपको दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे आपके यूनियन में. दोबारा सुनो,
या तो इवेंट ए मिल जाए या तो इवेंट बी मिल जाए। आपने इसको बोला एक ही सेंटेंस में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों इवेंट से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको दोनों इवेंट से कोई दिक्कत नहीं है तो सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इवेंट ए का क्या है, इवेंट अ नंबर लेस देन 4, 1, 2, 3, ठीक है, ये इवेंट ए हो गया आपका। इवेंट ए में तो 3 ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई में क्या है, 1, 2, 3 है, ठीक है। इवेंट, ये इवेंट बी है, हाँ, इवेंट ए में क्या था, आउटकम ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 के लिए 2, 4 है, 2, 4 है, ठीक है। और अगर आपको यूनियन इसका निकालना है तो आपको सारे इसके पॉसिबल आउटकम्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों आउटकम से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉसिबल आउटकम से कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को इंक्लूड करो, 1, 2, 3, 2, 4, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है ना उसको हटाना है। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, देखो 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, ओके, तो 2 आपको रिमूव करना पड़ेगा, एक 2 आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब ये है कि आपको दोनों चाहिए तो सही, आपको दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन शुड नॉट बी अलाउड लिख लेना यहाँ पे, रिपीटेशन ऑफ एनी आउटकम शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर। ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं आप यूनियन के चक्कर में सब कुछ इंक्लूड कर दो और उसको भी रिपीट कर दो, जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक हटाना पड़ेगा, ठीक है, एक 2 हटाना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर आपका यूनियन बना है, ठीक है। तो इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं वापस डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो एन ऑफ ए ये रहा आपका, एन ऑफ बी ये रहा आपका, ठीक है। आपने 2 हटाया है तो 2 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो कॉमन को हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से। अब मैं इंटरसेक्शन पे आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन से। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन इन ए एंड बी। क्या है दोनों में कॉमन, 2 कॉमन है ना दोनों में, देख लो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो फाइनली मैं यूनियन का फॉर्मूला लिख दूं, आप अगर एग्जाम्पल से समझ गए हो तो फाइनली मैं यूनियन का फॉर्मूला लिख दूं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, क्योंकि आपने इवेंट ए के सारे इंक्लूड करे थे, प्लस एन ऑफ बी, इवेंट बी के भी आपने 2, 4 इंक्लूड क्या था इवेंट बी में, 1, 2, 3 इंक्लूड किया था, और इवेंट ए में आपने क्या इंक्लूड किया था, 2, 4 इंक्लूड किया था, ठीक है। माइनस आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि 2 दोनों में कॉमन था, लेकिन क्या दोनों 2 सब्ट्रैक्ट किए आपने, एक ही 2 सब्ट्रैक्ट किया ना, क्योंकि आपको एक बार तो चाहिए ही 2, ठीक है। ये जो 2 है ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो आपका बना 1, 2, 3, 4, ये बना आपका प्रॉपर यूनियन, ठीक है। तो आपने एक 2 हटाया ना जो रिपीट हो रहा था, तो एक 2 हटाने को मैं लिख दूं, आपने कॉमन चीज़ हटाई, ठीक है, एक बार हटाई तो इसलिए इसका कोफिशिएंट भी 1 ही है, ओके। तो ये फाइनली यूनियन का फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, क्या था दोनों इवेंट, 1, 2, 3, 2 और 4, यहाँ पे था आपका 2 और 4, और यहाँ पे था आपका 1, 2, 3, ठीक है। और आपने एक 2 हटाया, एक 2 हटाया, तो आपका फाइनली जो यूनियन बचा वो यूनियन क्या बचा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब हम इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं। अब ये वेन डायग्राम क्या है, देखो वेन डायग्राम एक सर्कुलर डायग्राम है इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसको अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे एक रेक्टेंगल, ये बन गया एक रेक्टेंगल, उसके अंदर बनाओगे आप 2 सर्कल, ये 2 सर्कल जो है ये आपके इवेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अब ये देखो सर्कल बनाने से पहले सबसे पहले आप देखो रेक्टेंगल के अंदर ये जितना भी है ना ये सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस है, ठीक है। मतलब आपको रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाना, रेक्टेंगल के अंदर ही आपको पूरा सैम्पल स्पेस आपका इंक्लूडेड है, जिसमें से आप प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हो। इवेंट जो निकलेगा वो सैम्पल स्पेस में से ही तो निकलेगा, क्योंकि आपका फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट मतलब सैम्पल स्पेस से निकला हुआ इवेंट, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी सारे आउटकम होंगे वो आपके इवेंट होंगे, फेवरेबल इवेंट होंगे, ठीक है, उसी के अंदर होने चाहिए, ओके। तो मान लो ये इवेंट ए है और हम मान लेते हैं कि ये इवेंट बी है, ठीक है, इवेंट ए, इवेंट बी, ओके।
सैम्पल स्पेस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी आपका पूरा एरिया है वो सैम्पल स्पेस है। इवेंट ए और इवेंट बी ये है आपके पास, ठीक है। ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। अगर इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है ना, देखो जैसे इस एग्जांपल में ही कॉमन है, तो हम इसको थोड़ा और क्लोज करेंगे, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, आपके पास इवेंट ए क्या था 2,4, ठीक है। एक सेकेंड, पहले अलग अलग ही करते हैं, बाद में करूँगा मैं इसको, ठीक है। इवेंट ए आपके पास था 2,4 और इवेंट बी में आपके पास क्या था 1,2,3, ओके। सैम्पल स्पेस में एक्स्ट्रा आपके पास क्या था, देखो सैम्पल स्पेस आपका क्या था 1,2,3,4,5,6 ये था ना। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 तो इंक्लूड हो गए, 5, 6 का है, 5, 6 बाहर है ना, 5, 6 बाहर है। वो सैम्पल स्पेस का पार्ट तो है, लेकिन आपके फेवरेबल इवेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने मांगा क्या था, आपने मांगा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। ये आपका इवेंट ए था। और आपका इवेंट बी था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। और इवेंट ए क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5, ठीक है। ये था आपका, पिछली स्लाइड में जाना, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन 5 और 6 आपका सैम्पल स्पेस का पार्ट है, ठीक है। इवेंट का पार्ट नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सैम्पल स्पेस का तो पार्ट है, तो सैम्पल स्पेस के पार्ट को आप बाहर लिखोगे 5,6, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ना, कॉमन 2 कॉमन है, ठीक है। तो जब कॉमन है तो इन दोनों को मिलना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जब इसको हम कॉमन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप कॉमन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, ऐसे ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, जो दोनों में कॉमन है वो दिखाएगा कॉमन को, ठीक है। 2 को यहाँ से हटाओ, 2 को यहाँ पुट करो, अब बचेगा आपका यहाँ पे क्या था 1,3 था ना, ठीक है। ये है आपका प्रॉपर ए यूनियन बी, ये इतना, दोनों सर्कल्स क्या हैं आपके प्रॉपर ए यूनियन बी, ओके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर ए यूनियन बी क्या है आपके, बोथ सर्कल्स। और ये जो है बीच वाला जो दोनों में है 2, ये आपके दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको क्या दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब कॉमन पार्ट की और भी डेफिनेशन है कहीं, ओके। अगर आपसे बात करी जाए ना, मैंने आपको बताया कि यूनियन के बारे में जब वो बोलेगा तो वो या तो और लगाएगा, ईदर लगाएगा, एटलीस्ट लगाएगा, तो आपको समझ जाना है कि ये यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन कॉमन की बात कैसे होगी, एंड लगा के, ठीक है, बोथ लगा के। जब बोथ और एंड आपको कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना वो कॉमन पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं इसमें जो आपको लिखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको यूनियन का फॉर्मूला ये लगाया ना, यूनियन का फॉर्मूला ये बताया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कॉमन वाला। सबको डिवाइड कर दो अगर सैम्पल स्पेस से, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, और जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो तो देख ही लो, ओके। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, फर्स्ट फॉर्मूला, यस, ठीक है। अब आप पढ़ोगे किसके बारे में पढ़ोगे, ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ोगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या चीज़ है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब। ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए के ऊपर बार लगाओ, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ए के ऊपर कॉमा लगा दोगे ना तो इसका मतलब भी होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है जो ए का पार्ट नहीं है, ए का पार्ट नहीं है, ठीक है। ए का पार्ट नहीं है तो इसको डिनोट कैसे करोगे आप, इसको मिटाने दो मुझे, जो ए का पार्ट नहीं है उसको हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी सब एरिया, देखो मैंने ए को छोड़ के सब कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है। जितना भी आपका शेडेड पोर्शन है ना वो क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा क्या दिखा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, सिमिलरली फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो एक मिनट वापस जाओ यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए का पार्ट नहीं है, जो ए का पार्ट नहीं है,
तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को एन ऑफ ए को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये 1 क्या है, ये 1 दिखाता है सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में से आपने इवेंट ए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास जो बचा है वो शेडेड पोर्शन बचा है। दोबारा सुनो, सैंपल स्पेस में से आपने इवेंट ए को सब्ट्रैक्ट जब करा तो आपके पास जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट बचा, मतलब वो शेडेड पोर्शन बचा है, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है जो ए का पार्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए। सैंपल स्पेस 1 हम बोलते हैं, या इसको 100% भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपकी परसेंटेज में ही निकलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी परसेंटेजेस में ही निकलती है। तो ध्यान रखना कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को और क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी को भी आप ऐसे लिखोगे। अगर मान लो बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, आप शेडेड पोर्शन क्या होगा, बी को छोड़ के सारा, सैंपल स्पेस भी इसमें इंक्लूड होगा। समझ गए। ओके, मान लो यार एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6। सिंगल थ्रो ऑफ डाई में सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब आपसे पूछा क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ये इवेंट ए है आपका, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है ना, तो जो ए का पार्ट नहीं है वो सारा, तो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस में से माइनस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सैंपल स्पेस है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करोगे 2, 4, 6। हटा दो इन दोनों को तो क्या बचा आपके पास, 1, 3, 5। ठीक है, यही तो बचा। ठीक है, तो ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो ए का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सारा आ जाएगा सैंपल स्पेस के जितने भी है। सैंपल स्पेस में से आपने इवेंट ए माइनस करा है। इवेंट ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, आपने निकाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए का पार्ट नहीं है। सेम गोज फॉर बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट है आपका ए एंड बी मैंने बता गया, ए बट नॉट बी। नेक्स्ट है आपका ए बट नॉट बी। इवेंट ए तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए। अब जब ए चाहिए और बी नहीं चाहिए तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो ये आपका वेन डायग्राम, ये आपका इवेंट ए है, ये आपका इवेंट बी है। आपको क्या नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो लेकिन इवेंट ए तो चाहिए। तो इवेंट ए जब चाहिए आपको तो केवल इवेंट ए ही चाहिए फिर। ठीक है, ओके। अब ए का सारा इंक्लूड करोगे, बी का सब कुछ छोड़ के। थर्ड, बी बट नॉट ए, इसका रिवर्स डायग्राम हो जाएगा। सबको समझ में आ ही गया होगा आपको। बी चाहिए ए को छोड़ के, ए है, बी है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैंने क्यों शेड नहीं करा पता है ना, क्योंकि वो ए का भी पार्ट है लेकिन ए तो चाहिए नहीं। ठीक है, ऊपर भी मैंने ये जो बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो शेड नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो बी का भी पार्ट हो जाएंगे तो वो तो नहीं चाहिए ना लेकिन हमें। ओके, तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखते कैसे हम, ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, और बी बट नॉट ए को हम ऐसे लिखते हैं, बी बट नॉट ए। मैंने आपको बताया ना, आपको ए नहीं चाहिए बी चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। यूनियन का लगा दोगे ना अगर आपको, तो आपको दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। यूनियन का में तो आपको कोई भी चलेगा, या तो वो या तो वो, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको उसकी बात हो रही है कि आपको दोनों में से एक पार्ट नहीं चाहिए लेकिन दूसरा तो चाहिए। ठीक है, यूनियन नहीं मत लगाना, इंटरसेक्शन ही लगाना है। तो इंटरसेक्शन का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 हो गए। चौथा है आपका, मैं आपको डी मॉर्गन लॉ ही पढ़ा देता हूँ। डी मॉर्गन लॉ, अब ये क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ आपका कहता है कि इफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना साइन, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में से आपको इवेंट ए और बी में से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इवेंट ए और बी में से आपको कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हम, ये कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है ना ये अंदर चला जाता है
और अंदर वाला साइन जो यूनियन का है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ये कहता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो बाहर आया है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इसका मतलब इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करोगे आप, देखो, अबे सीधा बन जा। ये है आपका वेन डायग्राम, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। ठीक है, आपको दोनों ही नहीं चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग गया ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए नॉट ए और बी, इसको आप ऐसे रीड करोगे तो आपको ए और बी दोनों ही नहीं चाहिए, बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, और इसको आप ऐसे कैसे और भी कैसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ इसको, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा और साइन चेंज कर देगा, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन। ओके, इतनी बात सबको समझ में आती है। ये तो LHS का डायग्राम है, LHS का डायग्राम है। RHS का भी लिख दूँ, RHS का डायग्राम भी बना देता हूँ। चलो, यहाँ कहाँ बनाऊँ, ऊपर इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसी पेज में बनाना पड़ेगा ना, ताकि दोनों डायग्राम वो बने अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट वाला शेड करो, ए कॉम्प्लीमेंट वाला शेड करो। अभी सिर्फ मैंने ए कॉम्प्लीमेंट वाला शेड किया है। ठीक है, आपको इंटरसेक्शन का साइन बीच में है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला शेड करो। आप बी कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा शेड करो, ये वाला जो बी में नहीं है। कंफ्यूज मत होना, बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेव वो कर रहा हूँ मैं शेड। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मैंने आपको बताया। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही वाला पार्ट है, ये देख लो बाहर वाला, जिसमें दोनों लाइन्स है ना, रेड और पिंक दोनों आपको दिख रहा है, वो बाहर वाला ही है। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, समझ गए बात को। ओके, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन है। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट यूज भी करूंगा आगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन। सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है आपका ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा और साइन चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है बाबू। तो LHS का डायग्राम कैसे बनेगा, LHS का डायग्राम आपका बनेगा, यहाँ देखो, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के सारा। ठीक है, ये आपका सेकंड डी मॉर्गन, सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के, इसमें सैंपल स्पेस इंक्लूड नहीं करोगे आप। ओके, क्योंकि यूनियन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और इवेंट ए और बी में ही रिस्ट्रिक्ट रहना है आपको। अब अगर मैं यहाँ पे इसको शेड करूँ, ये RHS को, ये भाई क्वेश्चन आता है, फिर रोगे आप कि हम करवाया नहीं करके। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करो, पहले बी कॉम्प्लीमेंट करो। ओके, यूनियन का मतलब क्या हो गया, आपको दोनों में से दिक्कत नहीं है, तो दोनों पॉसिबल आउटकम्स आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यही वही तो बना, देख लो, क्योंकि आपको ये ए भी लेना है और बी भी लेना है। इसका मतलब ही क्या होता है, आप पढ़ते इसको ऐसा ना, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको दोनों आउटकम से दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों आउटकम से ही आपको दिक्कत नहीं है तो आपको दोनों ही इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों से दिक्कत नहीं है ना आपको, तो ये पूरा आपका इज इक्वल टू में हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन था। ओके, तो सारे बेसिक्स ऑलरेडी 70% कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बेसिक है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि जब कोई दो इवेंट साथ में नहीं हो सकते, जब कोई दो इवेंट्स
साथ में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। इन इंग्लिश वी विल राइट इट एज occurrence of any event prevents यानी बचाना, prevents the occurrence of other, ठीक है। एक सिक्का उछाला, या तो कौन हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ हेड और टेल दोनों आएंगे? एक सिक्का जब आप उछालोगे, टॉस करोगे, तो या तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, ठीक है, या फिर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। और सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, मैं कह दूं इवेंट ए को कह दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप लिखोगे 2, 4, 6। मैं दोबारा कह दूं अगेन थ्रो अ डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1, 3, 4, ठीक है। अब लेकिन जब आपने इवन नंबर के लिए उछाला कॉइन को, वो सॉरी डाई को, तो या तो 2 आया या 4 आया या 6 आया। तो अब ये भी तो कह सकते हो कि ऑड नंबर नहीं आया, क्योंकि आपने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। जब आपने ऑड के लिए उछाला तो या तो 1 आया या 3 आया या 5 आया। जब 1 और 3 और 5 आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 4 और 6 नहीं आए। दोबारा सुन लो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं? जब दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते। जब आपको चाहिए ही इवन नंबर एक सिंगल थ्रो ऑफ डाई में, तो इसका मतलब आपको ऑड नंबर नहीं चाहिए ना, ऑड नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि आपने इवन नंबर वाले ही काउंट करने हैं। रिवर्स कर दो, जब आपको ऑड नंबर के लिए आपने डाई थ्रो किया, तो इसका मतलब आपको ऑड नंबर वाले चाहिए, 1, 3, 5 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये भी तो मतलब हुआ ना कि इवन नंबर वाले नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हैं, ये दोनों इवेंट हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम इसको बोलते हैं, ओके। इसका यूनियन जब आप लिखते हो ना, तो आप ऐसे लिखते हो, बस, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन ये होता है, क्योंकि आप जब माइनस करोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो जीरो ही है, ठीक है, वो तो जीरो ही है, ओके। यहाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, ठीक है। वो दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। इसका डायग्राम कैसा शो होता है? देखो यहाँ पे वेन डायग्राम में, देखो कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। इवेंट ए, इवेंट बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ओके। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर है। क्या दोनों में कभी में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा भाई, कॉमन देख लो, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की डेफिनेशन लिख लो। इफ देयर sample space is union, if union is the sample space, ठीक है, एक ही बात है। if sample space is union और union is the sample space, वही पिछला वाला एग्जांपल देखो, पिछला वाला एग्जांपल से तो दोनों क्लियर हो गई। ये जो एग्जांपल है ना आपका, ये वाला, ठीक है, ये तो डायग्राम है, ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का डायग्राम ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और इसको लिख देता तो ये आपका सैंपल स्पेस भी तो कंप्राइज कर रहा है, देखो, क्योंकि 2, 4, 6 जो हैं वो आपके 1, 3, 5 दो इवेंट अलग अलग है, ठीक है। 2, 4, 6 एंड 1, 3, 5 यही दोनों सैंपल स्पेस भी हैं, यही दोनों को अगर मिला दोगे तो ये सैंपल स्पेस भी है। तो एक्चुअली में ना सैंपल स्पेस का मतलब होता है जब आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो, मतलब यही सैंपल स्पेस हो, ओके, यही आपका सैंपल स्पेस हो। यही लास्ट वाला एग्जांपल देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 2, 4, 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1, 3, 5, ठीक है। ये सैंपल स्पेस भी तो है, बन गए। सिंगल थ्रो ऑफ डाई में 6 से ऊपर क्या हो सकते हैं? सैंपल स्पेस नहीं हो सकते ना, देखो, तो सारे सैंपल स्पेस यहाँ भी इंक्लूडेड है, देख लो, दोनों इवेंट कंप्राइज करके सैंपल स्पेस ही बना रहे हैं। तो इसका डायग्राम एक्चुअली में ऐसा बनता है। यहाँ आ गया आपका 2, 4, 6, यहाँ आ गया आपका 1, 3, 5। तो ये जो एग्जांपल है ना, जहाँ पे आपका यूनियन ही सैंपल स्पेस है, ये एग्जांपल है आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑल्सो। तो मैंने वहाँ पे दोनों एग्जांपल दे दिए हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है,
कॉमन भी नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों ही इवेंट्स जो हैं वो मिला के सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। अब मैं ऐसा आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगे लेकिन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। समझ में आ गया? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जब दोनों इवेंट्स मिला के सैम्पल स्पेस के ही इक्वल हो। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आउटकम, पॉसिबल आउटकम ऑफ गेटिंग एन even number less than 5 in a single throw of die, रुक जाओ, सब समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5 है भाई ये, ठीक है, लेस देन 5, गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5। इसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे? 2,4 इंक्लूड करोगे, ठीक है। एक इवेंट और लिखो, आउटकम ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे? 1,3, ठीक है। सैंपल स्पेस आपके पास क्या है? सिंगल थ्रो ऑफ डाई है ना, ये है आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाओगे? इवेंट ए में 2,4 है, इवेंट बी में 1,3 है, ठीक है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इंटरसेक्शन 0 है। लेकिन क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगल थ्रो ऑफ डाई में आपके पास आपने यूनियन इवेंट्स दोनों में क्या कितने तक इंक्लूड किए? 1, 2, 3 एंड 4 इंक्लूड किए, ये 5 और 6 तो रह गए ना। तो सैंपल स्पेस बाहर 5 और 6 बचे हैं ना, तो इसका मतलब आपके जो इवेंट्स हैं वो 5 और 6 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मतलब सैंपल स्पेस रह गया ना कुछ ना कुछ। तो जब सैंपल स्पेस रह गया कुछ ना कुछ तो ये नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है ये। एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब होते हैं जब ये 5 और 6 भी आपके किसी न किसी इवेंट के पार्ट होते, लेकिन ये तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो पिछला वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो थे और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी थे, यहाँ दोनों थे, देख लो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ठीक है। यहाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि दोनों सैंपल स्पेस को कंप्राइज भी कर रहे हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया अभी रिसेंट, इसमें आप देखोगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये दोनों मिला के सैंपल स्पेस नहीं बना रहे। इवेंट ए और बी सैंपल स्पेस में 5 और 6 इंक्लूड नहीं कर रहे, और वो है सैंपल स्पेस का पार्ट है, लेकिन इवेंट में वो 5 और 6 नहीं है। जब इवेंट में वो 5 और 6 नहीं है तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, वो सैंपल स्पेस नहीं बना रहे। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम कहते हैं, एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम कहते हैं जब दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। ये तो उसका रिवर्स ही हो गया, ऑब्वियस है, ये तो दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, या आप ये कह सकते हो कि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो कि व्हाट इज द, ऐसा समझो कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये इवेंट ए है, कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट बी क्या है? कल मैं सुबह उठ के नाश्ता करूँगा, ठीक है। अब बारिश से मेरे नाश्ते का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है ना। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मैंने ये 2 एग्जांपल ले लिया कि बारिश हो भी रही होगी तब भी मैं अपने घर में नाश्ता तो बनाऊंगा, ठीक है, और बारिश नहीं भी हो रही होगी तब भी मैं अपने घर में नाश्ता बनाऊंगा। तो दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब डिपेंडेंट इवेंट समझो पहले आप। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते? डिपेंडेंट इवेंट जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते,
समझो, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, और कल ये इवेंट ए है और इवेंट बी क्या है, कल मैं स्कूल जाऊंगा। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। ये कैसे डिपेंडेंट हो गए, अगर कल बारिश होगी ना तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं गया, तो ये डिपेंडेंट हो गया ना, मेरे स्कूल जाना ना जाना किस पे डिपेंड कर रहा है, बारिश पे। और अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये दोनों इवेंट क्या है, आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मेरा स्कूल जाना ना जाना डिपेंड करता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उस पर, तो ये डिपेंडेंट हो गए। और जब मैं किन्हीं दो ऐसे इवेंट्स की बात करूं जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, कल बारिश होगी और कल मैं सुबह उठूंगा, कोई लेना देना है, बारिश हो ना हो मैं उठूंगा तो सही, ठीक है, कभी ना कभी तो उठूंगा सुबह, ठीक है, चाहे बारिश हो या ना हो। तो जब किन्हीं भी दो इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब सुनो एक चीज़ और, कल बारिश होगी और कल मैं नाश्ता बनाऊंगा, कल मैं नाश्ता खाऊंगा। चांस की बात है कि दोनों हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। कल मान लो बारिश हो ही गई एक्चुअली में और मैंने नाश्ता तो बनाया ही है, ठीक है, तो अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन हो भी रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इवेंट है इंडिपेंडेंट, ठीक है। थ्योरेटिकली आप इसको समझो कि अगर कल बारिश हो रही है और कल मैं नाश्ता बना भी रहा हूँ तो ये चांस की बात है, ये कोइंसिडेंसी है कि ऐसा साथ में हो रहा है, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुई कल बारिश तो मैं नाश्ता तो बनाऊंगा ही, मेरा जो इवेंट है वो बारिश होने ना होने पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं नाश्ता तो बनाऊंगा ही, ठीक है, ओके। तो ये नहीं भी हो सकता इंटरसेक्शन, और अगर होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपका डिनोट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। दोनों इवेंट अगर साथ में हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों ही इंक्लूड करने होते हैं, ओके। इसका मतलब यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से ना सारे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो आपका यूनियन वाला फॉर्मूला था ना ये वाला, ये था यूनियन वाला फॉर्मूला, सबसे पहले हमने यही पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ अगर ये मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना ए और बी, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, अगर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी का खत्म होता है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पूरी कोशिश की मैंने बताने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे भी और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा मैं, ठीक है। और अगर यहाँ तक रुके हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, ओके। तो अगर अब क्लास 12 का 13.2 आप कर सकते हो, ठीक है, उसकी वीडियो नेक्स्ट आने ही वाली है, ठीक है। 13.2 करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। और क्लास 12th में एक चीज़ नई क्या जुड़ती है, बेस थ्योरम, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। 13.3 है ये एक्सरसाइज और ये क्लास 12 का है। वेट करो, कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप का ही है, व्हाट्सएप करना, कॉल करना, जो करना है करो। थैंक यू सो मच।